आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का अगला लेक्चर। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का आंसर है 2 और 3। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट में गलती आ रही है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था तो वो आप लोग सही कर लेना। एक और वहां पर बॉन्ड बढ़ेगी और वहीं पर कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बात कर रहे थे तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या क्या स्टडी कर चुका है, E1 रिएक्शन पढ़ चुका है, E2 रिएक्शन पढ़ चुका है, E1C रिएक्शन पढ़ चुका है। अब एक और नई रिएक्शन होती है एलिमिनेशन की ही, उसको हम बोलते हैं EI रिएक्शन। अब जो ये EI रिएक्शन है इसके बहुत ही डिफरेंट नाम होते हैं। सबसे पहले EI रिएक्शन से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे हमने SNI पढ़ा था, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसी ही तरीके से यह होता है इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके क्या क्या डिफरेंट नाम हो सकते हैं। देखो इसी को हम लोग पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग की आवश्यकता पड़ती है और हीटिंग के टर्म को समझाने के लिए हम लोग पायरोलिटिक टर्म यूज करते हैं, तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं पायरोलिटिक एलिमिनेशन। इसी ही रिएक्शन को फिर हम कह सकते हैं सिन एलिमिनेशन। अब सिन एलिमिनेशन क्यों कहते हैं इसको मैं अभी बहुत जल्दी से बताने वाला हूं, लेकिन ये सारे नाम इसी के होते हैं। EI रिएक्शन, पायरोलिटिक एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन, या फिर कभी कभी इसी का नाम हो जाता है पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये तो हो चुके इसके डिफरेंट नाम, लेकिन आखिरकार इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो एक बार इसकी इंपॉर्टेंट बातों पर नजर डालते हैं। देखो अगर हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यह जो रिएक्शन होती है यह साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर जाती है। यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है यह एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का आप मतलब जानते ही हो, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस। तीसरा जो पॉइंट है इसमें अगर हम रिएजेंट की बात करते हैं तो यहां पर रिएजेंट कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, रिएजेंट नॉट रिक्वायर्ड। अब यहीं पर मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूं, ये जनरली जो रिएक्शन होती है या तो वहां पर गैस फेज होगा या फिर वहां पर आपको नॉन इनर्ट मतलब या फिर आपको वहां पर इनर्ट सॉल्वेंट दे देगा या फिर आपको वहां पर इनर्ट सॉल्वेंट दे देगा, ठीक है। इस तरीके से है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तीसरे के बाद फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है सिन फैशन में होता है। अब सिन फैशन का मतलब क्या है, मतलब जो आपके पास लिविंग ग्रुप एंड प्रोटॉन है, लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन है, वह क्या होने चाहिए, पेरीप्लेनर होने चाहिए। और पेरीप्लेनर का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, पेरीप्लेनर का मतलब ही हमारे पास होता है सेम प्लेन में, लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन सेम प्लेन में होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। इस वाले केस में जो EI रिएक्शन होती है उसमें हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, आपके पास मेजर होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पर ध्यान रखना है। अब देखो इसके नाम से क्या क्या समझ में आ रहा है। एक तो सिन एलिमिनेशन, तो सिन एलिमिनेशन कहने का कारण इसको क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन क्या है, सेम प्लेन में है। एक नाम है पायरोलिटिक एलिमिनेशन, एक्चुअली जिसको पायरोलिटिक एलिमिनेशन क्या कहते हैं, इसमें रिएजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, ये सिंपली जो रिएक्शन होती है सिंपली हीटिंग से हो जाती है। मतलब अगर आप हीटिंग करोगे तो वहीं पर ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको अभी तक मैंने दो बातें बताई, एक तो इसके डिफरेंट नाम और एक इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब ये कहां को देखने को मिलने वाली है, मतलब इस EI रिएक्शन के लिए अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करता हूं तो सबस्ट्रेट कौन कौन से होंगे उसी को हम लोग थोड़ा अच्छे से जानते हैं। हमें कहां पे ये स्टडी करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को स्टडी करना है जो हमारे पास नॉर्मल एस्टर होते हैं। एस्टर के केस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा एस्टर का, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OR, इस तरीके से होता है। एक जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ एस्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ज़ैंथेट। ज़ैंथेट्स के केस में बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये वाली। और ज़ैंथेट के केस में स्ट्रक्चर क्या होता है उसका स्ट्रक्चर होता है RS C डबल बॉन्ड S और यहाँ पर क्या होगा OR होगा।
ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा है वो है हमारे पास एन अमोनॉक्साइड्स, एन अमोनॉक्साइड्स। इस वाले केस में भी हम लोग स्टडी करते हैं। अब एन अमोनॉक्साइड्स क्या होते हैं, RCH2CH2 एन, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर प्लस। हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से एन अमोनॉक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सल्फॉक्साइड्स या फिर सेलेनॉक्साइड्स। हम लोग सल्फॉक्साइड्स और सेलेनॉक्साइड दोनों की बात करते हैं, तो मैं आपको सल्फॉक्साइड्स के बारे में बता देता हूं। RCH2CH2SPH O माइनस और यहां पर डबल प्लस। तो ये बातों को आपको बहुत अच्छे से अभी तक ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, डिफरेंट नाम, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उस इंपॉर्टेंट बातों में आपको एक तो सिन फैशन बहुत अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा कि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप ऑफ प्रोटॉन होंगे वह सिन फैशन मतलब कि एक दूसरे के सेम प्लेन पर मौजूद होने चाहिए, पेरिप्लेनर। हम लोगों ने E2 रिएक्शन पढ़ा था, तो E2 रिएक्शन मैंने क्या बात की थी, एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सिन पेरिप्लेनर होने चाहिए। वहां पर क्या था, लिविंग ग्रुप ऑफ प्रोटॉन अलग अलग प्लेन में होंगे, लेकिन यहाँ पर लिविंग ग्रुप ऑफ प्रोटॉन सेम प्लेन में होंगे। हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होता है। तो ये भी एक वो केस है जहां पर हम हॉफमैन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपने इस EI रिएक्शन को समझने के लिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्टर वाले केस से। तो आइए अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन EI के एग्जांपल्स की। हम लोग अगर सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे पास नॉर्मल एस्टर्स होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। देखो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स होते हैं, बस आपको यहाँ पर इंटरनल एलिमिनेशन का फंडा समझना है। देखो पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर में अगर मैं सीधे ही एग्जांपल लूंगा तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH3, यहाँ पर क्या है CH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और CH2 और CH3। ये आपके पास एक एस्टर है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर आपके पास एक हीटिंग की कंडीशन दी होगी, या तो हीटिंग का सिंबल लिखा हो सकता है या फिर आपको ऐसे मेंशन कर रख सकता है 417 डिग्री सेल्सियस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आपको इस रिएक्शन को करना है तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और एलिमिनेशन में भी ये EI का एग्जाम्पल है। अब अगर मैं इसके थोड़े से मैकेनिस्टिक पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम लोगों ने क्या बात अभी भी सीखी थी, यहाँ पर दो बातें अभी सीखी थी। यह एक कंसर्टेड मैकेनिज्म से होकर जाता है और यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। बात क्लियर एकदम अच्छे से। तो एक बार पहले मैं दोबारा से इसके स्ट्रक्चर को बनाता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O O, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा H। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर आपको समझना ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई बॉन्ड के, ये इसकी तरफ जाएंगे तो ये O माइनस बनेगा और यह वाले फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे O माइनस वाले, वो इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। इतना फंडा क्लियर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करेंगे और ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, आपके पास फाइनली फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जरा ध्यान से देखो। और फिर क्या आएगा आपके पास फाइनली CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो इस वाले पार्ट में हमें एक बात और समझनी है, ये वाली पोजीशन क्या है हमारे पास पूरी की पूरी, ये वाली पोजीशन क्या है हमारे पास 0, ये वाली पोजीशन क्या है अल्फा और ये वाली पोजीशन क्या है बीटा। तो हम लोगों ने बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट किया है। आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा उस बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे जो कि लेस हिंडर्ड होगा, इजी एक्सेसिबल होगा और हॉफमैन प्रोडक्ट बने। क्योंकि हमने पढ़ा है EI में हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। तो इसी तरीके से होने वाला है। तो ये आपके पास क्या है, सबसे पहला एग्जांपल है। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं तो अब आपको चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी। देखो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर क्या है O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपके पास क्या है CH3। क्लियर है इतनी बात। अब अगर आपको ये समझ में आ चुका है, फिर से मैं हीटिंग की कंडीशन लेता हूं और यहाँ पर मैं समथिंग 450 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये वाली जो पूरी पोजीशन है, ये वाली पूरी पोजीशन क्या है 0, यहाँ पे ये क्या है अल्फा और यहाँ पर ये क्या है बीटा और यहाँ पर भी क्या है बीटा। अब आपके पास दो डिफरेंट तरह के बीटा H मौजूद हैं। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जब दो डिफरेंट तरह की बीटा हो तो हमेशा लेस हिंडर्ड बीटा H को हटाना है, मतलब उस बीटा H को हटाना है जहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट बन सके। तो देखो ये वाला जो H है ये लेस हिंडर्ड H है एज कंपेयर टू इस वाले H के। तो हम लोग क्या करेंगे,
इस इलेक्ट्रॉन को पहले यहां शिफ्ट करेंगे, फिर ये यहां पर इस H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और इसको एज अ लिविंग ग्रुप हम बाहर निकाल देंगे। और हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी, अभी तो हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके अंदर नहीं आ रहा, लेकिन अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता जो अगले क्वेश्चन में आएगा, तो हमेशा ये सिन पेरीप्लेनर होने चाहिए, मतलब लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन एक ही प्लेन में होने चाहिए। जब आपने ऐसे किया तो आपके पास फाइनली क्या फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो ये 65% होता है, जो कि हॉफमैन प्रोडक्ट है। और इसी के साथ जो एक और प्रोडक्ट नजर आएगा आपको होता हुआ, वो कुछ ऐसा आएगा, तो हम बोलेंगे बाकी बचा हुआ ये होगा। तो ये हमारे पास क्या है, हॉफमैन है, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, मेजर है। और जो बचा हुआ है वो आपके पास क्या है, सैडजेफ है, जो कि आपके पास क्या है, माइनर है। तो इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से रखो कि हॉफमैन कब कब मेजर होता है और कब कब मेजर नहीं होता है। पॉइंट के लिए एकदम अच्छे से दो एग्जांपल समझ में आ रहा है। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्मल एस्टर्स के। तो तीसरा एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है, देखो यहां पर मैं थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करता हूं। यहां पर आपके पास क्या है, इस तरीके से O C डबल बॉन्ड O और यहां पर आपके पास है CH3, ठीक है। और इस वाले केस में आपके पास यहां पर क्या है, H। क्लियर है पॉइंट? अब देखो ध्यान समझना, अगर मैं इस वाले को समझाऊं तो इस वाले को कैसे समझोगे, ये वाली जो पूरी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन आपके पास क्या है, 0। यहां पर ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। अब बीटा कार्बन पर क्या लगा है, H, तो आप समझ रहे हो यहां पर होने क्या वाला है, ये इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां शिफ्ट होंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इस H+ को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और ये यहां पर ऐसे और ये यहां पर ऐसे। तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, वह प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। तो कितना इंटरेस्टिंग केस है। बस आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाकर कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर एकदम अच्छे से? तो मैं एक बार बता देता हूं हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले यहां पर हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जहां पर हमारे पास कंसर्टेड मैकेनिज्म है, और बीटा H को एब्स्ट्रैक्ट करवाकर, कौन सा बीटा H, लेस हिंडर्ड बोल सकते हैं हम लोग, हॉफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहां पर क्या बन रहा है हमारे पास, हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये इसकी पूरी कहानी होती है EI रिएक्शन की। अब अगर मैं एक और एग्जांपल समझाऊं, देखो एक और एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये वाला। इस वाले एग्जांपल में आपके पास क्या है, देखो यहां पर आपके पास क्या है, O C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपके पास क्या है, CH3, और यहां पर हम ले लेते हैं D, और यहां पर हम ले लेते हैं इस तरीके से H, ये हमने ले लिया। अब देखो यहां पर तो दोनों ही H सेम थे, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों ही H सेम थे, तो किसी को भी एब्स्ट्रैक्ट करवाओ। लेकिन इस वाले केस को जरा ध्यान से देखना, और यहां पर हम क्या कर लेते हैं, हीटिंग कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा, ये एक एस्टर है, सामने हीटिंग है, तो यहां पर क्या होने वाला है, EI, मतलब इंटरनल एलिमिनेशन होने वाला है। अब देखो ये वाली जो पूरी पोजीशन है, ये वाली क्या है आपका 0, ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, और यहां पर भी बीटा है। अब पॉइंट समझना है आपको बहुत ध्यान से। आपके पास यहां पर बीटा पे क्या है, D है, और यहां पर आपके पास बीटा पे क्या है, H है। क्लियर है? यहां पर बीटा पे क्या है, D है, और यहां पर बीटा पे क्या है, H है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहां पर इस वाले को एक्सट्रैक्ट करेगा या फिर इस वाले को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो देखो यहां पर एक पे H है, एक पे D है, तो हमें पता है कार्बन और ड्यूटेरियम बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है, और इसके पास दोनों ही ऑप्शन है, ये H को भी एलिमिनेट कर सकता है और ये D को भी एलिमिनेट कर सकता है। अगर ऑप्शन ना होता तो मजबूरी में D को एलिमिनेट करता होता, लेकिन ऑप्शन बन रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप जरा ध्यान से देख रहे हो तो ये पूरा का पूरा सिन फैशन है। पूरा का पूरा कैसा फैशन है, ये पूरा का पूरा सिन फैशन में लगा हुआ है। तो हमने बोला था लिविंग ग्रुप और जो प्रोटॉन होनी चाहिए वो सिन होनी चाहिए। देखो दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर सेम है, एक तरफ एक प्लेन में है। इस वाले केस में भी जरा ध्यान से देखो, तो इसलिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ होगा, CH2 यहां पर आपके पास क्या है, O C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपके पास है CH3। ऐसे ही CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3।
और यहाँ पर आपके पास क्या कर देते हैं, हीटिंग कर देते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। तो आप बोलोगे फिर से सर ये जो पूरी पोजीशन है, ये वाली जो पूरी पोजीशन है, ये पोजीशन आपके पास क्या है, 0, ये वाली पोजीशन क्या है, अल्फा, और यहाँ पर क्या है, बीटा। तो एक तो बीटा एच आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ये वाली पूरी पोजीशन क्या है, 0, ये वाली पोजीशन क्या है, अल्फा, और यहाँ पर क्या है, बीटा, और एक बीटा एच आपके पास यहाँ पर मौजूद है। फिर से वही कार्यक्रम होगा, मैं इसमें समझा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ये यहाँ जाएगा और इस वाले पूरे ग्रुप को बाहर निकाल देगा। मतलब आपके पास इस तरफ दोनों तरफ डबल बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है इतनी अच्छी बात? तो कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर इस तरीके से चीजों को फॉलो करवाना है। तो ये हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल था पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, जिसमें हम EI की बात करते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट्स। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड केस, पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट्स। तो सबसे पहले सर हमें ये बताइए कि आखिरकार ज़ैंथेट्स क्या होते हैं। तो हम ये कहेंगे ये भी एक तरह के एस्टर्स होते हैं। अब इनके अगर मैं फॉर्मेशन को सबसे पहले समझाऊं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ज़ैंथेट्स के फॉर्मेशन को आप लोगों को समझाता हूं। ज़ैंथेट का फॉर्मेशन बहुत ही आसान है समझना। सबसे पहले आपके पास क्या है, CH3 CH2 CHOH और यहाँ पर क्या है, CH3 है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बेस लेते हैं NaOH। अगर आपने बेस लिया है तो बेस दुनिया में क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन भगाता है। तो हम बोलेंगे ये यहाँ पर क्या लेने आया है, एसिडिक प्रोटॉन लेने आया है। और हमें पता है यहाँ से जो OH माइनस वाला पार्ट है वो इस H प्लस को ले जाएगा और आपके पास फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2 CHO माइनस और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3। तो सबसे पहले आपने ये वाली स्पीसीज बना दी। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, CH2 मौजूद है और CH2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब आपको पता है ये O माइनस है, न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, लो अटैक करवा दिया और इस वाली बॉन्ड को आप यहाँ पर शिफ्ट करवा दो। तो आपके पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ जाएगा O, C डबल बॉन्ड S और यहाँ आ जाएगा S माइनस। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में आप लोगों के पास यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड प्रेजेंट होगा, CH3I। इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, CH3I प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटर है, ये S माइनस इस पर अटैक करेगा, आयोडीन को बाहर निकाल देगा। तो फाइनली आपके पास ज़ैंथेट 1 के तैयार हो जाएगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3 आ जाएगा O, C डबल बॉन्ड S और यहाँ पर आ जाएगा SCH3। ये आपके पास होते हैं ज़ैंथेट एस्टर। अब आप लोगों ने अगर एक बार ज़ैंथेट एस्टर बना लिया तो ये भी क्या दिखाता है, EI रिएक्शन दिखाता है। एक बार मैं अगर इसके EI रिएक्शन को समझाता हूँ। देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, इसके अंदर हीटिंग कर दें कुछ इस तरीके से। क्लियर है पॉइंट एकदम अच्छे से। अगर मैंने यहाँ पर हीटिंग कर दी तो हीटिंग करके अब क्या होने वाला है, आपके पास यहाँ पर पायरोलिटिक एलिमिनेशन होने वाला है। अब इसका जो पायरोलिटिक एलिमिनेशन होता है उसी के मैं मैग्नेटिक पार्ट को समझाता हूँ। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात है, इस बात को ही मैं पायरोलिटिक एलिमिनेशन के मैकेनिज्म में समझाता हूँ। बहुत ही आसान मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले एक बार मैं इसको बनाने का तरीका आप लोग को सिखा दूँ दोबारा से। कैसे लिखोगे इसको, CH3 CH2 CH और यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दो CH2H, इस वाले पार्ट को CH3 को, और इसको कैसे लिखोगे O C डबल बॉन्ड S और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास SCH3। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, सबसे पहले ये वाली जो पूरी पोजीशन है ये 0 है, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, और ये बीटा है। और हम लोगों ने बात की थी हमेशा उस वाले बीटा को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं जो कि लेस हिंडर्ड होता है। तो हमें पता है ये वाला बीटा H लेस हिंडर्ड है। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करेंगे और ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो फाइनली आपके पास आखिरकार प्रोडक्ट बना क्या, आपके पास प्रोडक्ट आ गया CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एक मेजर हॉफमैन प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग ज़ेनथिट के केस में EI रिएक्शन की बात करते हैं। फिर से एक बात समझो, क्या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है? बिल्कुल। क्या ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है? बिल्कुल। क्या यहाँ पर बीटा H जो कि लेस हिंडेड है उसका एक्सट्रैक्ट करवाया है? बिल्कुल। और यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट बना है, ये भी बात एकदम बिल्कुल है। तो जो बातें आपको पहले मैंने सिखाई हैं वही बातें मैं आपको यहाँ पर फिर से ज़ेनथिट के केस में सिखा रहा हूँ। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो हम इसको एग्जाम्पल नंबर ए ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल नंबर बी की बात करता हूँ। बहुत ही सरल है। किस तरीके से? यहाँ पर मैं ऐसे ले लेता हूँ pH, यहाँ पर आपके पास pH है, यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या है? H है, और यहाँ पर है आपके पास ज़ेनथिट का पार्ट C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पर आ जाएगा SCH3, और यहाँ पर क्या होगा? आपके पास H होगा। तो सबसे पहले स्टेप में हीटिंग करने पर क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इसको एक्सट्रैक्ट करवा लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, इसको पूरे ग्रुप को बाहर कर देगा। तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वह प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का। क्लियर एकदम अच्छे से? तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पास ज़ेनथिट के। अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूं तो वही पहले जैसे एग्जाम्पल से सारे के सारे, बस यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बातें बिल्कुल सारी की सारी वही हैं जो आप लोगों से अभी मैंने नॉर्मल एस्टर के केस में बात की थी। OC डबल बॉन्ड S, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास SCH3। अगर ये हमारे पास डैश पे है, ठीक है, तो यहाँ पर H होगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास H है, और यहाँ पर हमारे पास H है। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? हीटिंग करता हूँ फिर से। अब इस वाले केस में क्या होगा? वही सिंपल सी बात है। देखो ये डैश पे है, तो इसका मतलब इसका जो H होना चाहिए वो भी डैश पर होना चाहिए। तो एक तो ये वाला डैश H पर है, और एक ये वाला डैश H पर है। और हमने दूसरी बात जो करनी है, दोनों ही बीटा H है, ये पोजीशन 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा H को ढूंढना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले बीटा H की बात करेंगे, क्योंकि ये लेस हिंडर्ड बीटा H है, हमें हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट होंगे, ये H क्या करेगा? इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, और पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इस मैकेनिज्म को अपनी कॉपी पर और साफ साफ दर्शाइएगा। ये जो बातें मैंने यहाँ की हैं, जो बातें मैंने यहाँ की हैं, वही सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में जो फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के पास नजर आ जाएगा वह कुछ इस तरीके का नजर आ जाएगा, और आप CH3 को ऐसे ही बना रहने दो। क्लियर एकदम अच्छे से? तो ये आपके पास था पायरोलिसिस ऑफ ज़ेनथिट्स। अब हम आगे मूव करते हैं अपने थर्ड एग्जांपल, पायरोलिसिस ऑफ अमोन ऑक्साइड्स। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिरकार फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके केस में हम किस तरीके से EI रिएक्शन की बात करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड केस ऑफ EI रिएक्शन, पायरोलिसिस ऑफ एन अमोन ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले हम लोग फिर से वही सीखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एन अमोन ऑक्साइड्स कैसे होता है। देखो फॉर्मेशन इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्मेशन होता है। एक बार मैं पहले आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने पर एसिड वगैरह सुने होंगे, तो यहाँ पर हम उसी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आपके पास है NCH3, यहाँ पर है NCH3, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं? H2O2 ले सकते हैं, या फिर MCPBA ले सकते हैं, या फिर कैरोस एसिड ले सकते हैं, या फिर पर एसिड ले सकते हैं, जिनको हम पर ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं। आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, और जब आप ये लोगे तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में जो चेंज देखने को मिलेगा वह चेंज आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। N+O-, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, मतलब इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में बदलने में, इसी को बोलते हैं हम एन अमोन ऑक्साइड्स। जो यूज कर रहे हैं रिजेंट का वो ये वाले रिजेंट हैं, इनको बस आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसके EI रिएक्शन की बात करते हैं। इसके EI रिएक्शन को जरा ध्यान समझना, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर O- है, यहाँ पर N+ है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CH3 है। अब इसके EI को कैसे समझेंगे? देखो जरा ध्यान सुनना। यहाँ पर आपके पास क्या होगी? हीटिंग होगी। ये वाली जो पूरी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन क्या है? 0 है, ये अल्फा है, और यहाँ पर बीटा है, और बीटा पर आपको क्या दिख रहा होगा? H दिख रहा होगा। बस सिंपल सी बात है, इस O- से H+ को एक्सट्रैक्ट करवाना है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली
आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। और ये 97% फॉर्मेशन होता है इसका, कितना 97%। तो इस बात को आपको एन अमोनो ऑक्साइड्स के केस में याद रखनी है कि EI मैकेनिज्म कैसे होने वाली है। अब अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं, जैसे और क्वेश्चन की बात करता हूं, तो और क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या ले लिया, एन अमोनो ऑक्साइड्स ले लिए इस तरीके से, प्लस यहाँ पर हमारे पास CH3 है और यहाँ पर हमारे पास CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3 इस तरीके से और यहाँ पर मैं करता हूँ हीटिंग। बताइए इस वाले केस में कैसे करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, ये वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है 0, यहाँ पर अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ पर ये बीटा है। देखो एक तो बीटा H आपके पास यहाँ पर है और एक बीटा H आपके पास यहाँ है, लेकिन आपको अच्छे से पता है ये वाला जो बीटा H है वो हिंडर्ड है और ये लेस हिंडर्ड है। तो हमें पता है हमेशा जो ये रिएक्शन होती है EI होती है और EI में हॉफमैन बनता है, तो ये O माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। इस CH3 को एज इट इज यही रहने दो, बस एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, तो एक और क्वेश्चन कैसे होने वाला है, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, CH2, यहाँ पर आपके पास मैं थोड़ा सा डरावना बना देता हूँ, CH3, यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3 है, ठीक है। और इस वाले केस में आपके पास यहाँ पर ये वाला ग्रुप है और यहाँ पर आपके पास H है। और यहाँ मैं बना देता हूँ कुछ हिस्सा, यहाँ N है, यहाँ पर O माइनस है, यहाँ पर प्लस है, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ हमने हीटिंग कर दिया। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो देखो एक बात समझो, ये वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है आपके पास 0 है, ये पोजीशन अल्फा है, ये बीटा है और ये वाली पोजीशन भी बीटा है। अगर आप इस बीटा पोजीशन को देखोगे तो ये जो H है वो सिन तो है, देखो सिन को भी याद रखना है, ये सिन फैशन में होती है, तो ये सिन तो है लेकिन ये हिंडर्ड है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बीटा H की बात करता हूँ इस वाले, तो ये लेस हिंडर्ड है, तो O माइनस क्या करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और पूरे ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा फॉर्म हो जाएगा। बाकी ग्रुप्स को आप एज इट इज वैसा ही लगा रहने दो जैसे वो ऑलरेडी लगे हुए थे, बस खत्म बात। यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। बहुत ही इजी एग्जांपल्स है, इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब यहाँ पर नोट में मैं एक बात समझाने वाला हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो नोट में। देखो आप लोग ऐसे समझते हो ना, ये आपके पास फिर से 5 मेंबर्ड है, यही स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा है, NCH3 है, NCH3 है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या लेते हैं, H2O2 लेते हैं और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या लेते हैं, वही हीटिंग कंडीशन लेते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टेप में जब H2O2 लोगे तो इसमें क्या बदल जाएगा, N अमोनो ऑक्साइड्स में बदल जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या होगा, एक्सट्रैक्शन करवाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत। जो आंसर होता है वो आंसर कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का। मतलब ये एक्सेप्शन है। जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस होते हैं उसमें EI रिएक्शन सेट जे प्रोडक्ट भी बनाता है मेजर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ हमारा सेट से प्रोडक्ट मेजर होता है। इसको आप एज अ एक्सेप्शन याद कर लो। जो 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं, 7 मेंबर्ड रिंग होती हैं, उनके ऊपर कभी भी बाहर की तरफ डबल बॉन्ड नहीं होता, अंदर की तरफ डबल बॉन्ड ही ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सेट से प्रोडक्ट मेजर होने का कारण हो जाता है और यहाँ पर ये हमारा मेजर नहीं बनता है। मतलब इसको आप नोट में थोड़ा सा याद रखना। मतलब मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि दुनिया में हर रूल्स के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रहे होते हैं। EI रिएक्शन में हमेशा ही हॉफमैन बनता है, लेकिन कुछ अगर हम साइड में रिएक्शंस को छोड़ दें तो, ठीक है। ये कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात मुझे बतानी थी। ऐसे ही अगर आप 7 मेंबर रिंग की बात कर रहे हो तो 7 मेंबर रिंग सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर फिर से वही है NCH3 और यहाँ पर CH3 और यही फिर से रिएजेंट है। तो इस वाले केस में आप क्या करोगे, बाहर की तरफ डबल बॉन्ड लगा दोगे जस्ट इसकी तरह। इसमें नहीं होता, इसमें अंदर की तरफ ही डबल बॉन्ड स्टेबल होती है और उसमें सेट द प्रोडक्ट ही मेजर बनता है। तो अब सर कहाँ पर ऐसा होता है, तो कुछ नहीं, ये बस मेरे को 2 एग्जांपल आपको समझाने थे जिनके केस में आप थोड़ा सा साइड में याद रखो। मतलब ये वो पॉइंट है जब आप किसी के सामने खड़े होगे और उसको पूछोगे तो वो ना बता पाए तो अपना कॉलर कुछ ऐसा कर लोगे कि हाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा पता है, एक्स्ट्रा जानकारी है। वैसे ऑर्निंग कभी स्मूथ नहीं होती, आप जितना भी पढ़ लो उतना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनती ही जाती हैं। कभी कभी आप भी अटक सकते हो, लेकिन चीज़ें जितना ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएं, जितनी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी हो उतना फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको अभी तक 3 पायरोलिसिस समझ में आ चुके हैं। सबसे पहला पायरोलिसिस एस्टर का, दूसरा पायरोलिसिस
ज़ैंथेट एस्टर का, और तीसरा पायरोलिसिस होता है एन अमोनो ऑक्साइड्स का। अब अगर थोड़ी सी मैं राज की बात बताऊं तो इसी रिएक्शन का एक नाम हो जाता है कोप एलिमिनेशन। मतलब एन अमोनो ऑक्साइड्स का जो आपके पास EI रिएक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं कोप एलिमिनेशन, और जो अभी हमने ज़ैंथेट के केस में पढ़ा था उसको हम बोलते हैं श्वागेव एलिवेशन। लिख देता हूं मैं, जो अभी हमने ज़ैंथेट के केस में पढ़ा था उसको हम बोलते हैं श्वागेव एलिमिनेशन। ठीक है, ज़ैंथेट वाले केस में जो अभी हमने पढ़ा था, ये बस नेम रिएक्शन है, ध्यान रख लेना थोड़ा सा, क्या पता कभी नाम से पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। अब हम एक लास्ट केस और डिस्कस करते हैं सल्फोक्साइड्स और सेलेनोक्साइड्स का। बहुत ही इजी एग्जांपल है, सेम टू सेम इसकी तरह। तो अब हम बात करते हैं अपने कुछ लास्ट केसेस के, जिसमें हम पढ़ेंगे पायरोलिसिस ऑफ सल्फोक्साइड। बहुत ही सिंपल बात है और मैं एक एक एग्जांपल लूंगा बस इनको समझाने के लिए। अगर मैं सबसे पहले पायरोलिसिस ऑफ सल्फोक्साइड्स की बात करता हूं तो इसमें हमारे पास एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हमने ये ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया H+O- और यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा pH, और यहाँ पर आपने सिंपली क्या करवा दी, हीटिंग करवा दी। तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, यहाँ पर ये वाली पोजीशन क्या है 0, ये वाली पोजीशन क्या है अल्फा, और यहाँ पर आपके पास क्या है बीटा H मौजूद है। तो ये O- इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट बन जाएगा। बस सिंपल है। अगर आपको एन अमोनो ऑक्साइड समझ में आ चुका है तो फिर इसको समझने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली। अगर मैं अब 5th केस की बात करता हूं, पायरोलिसिस ऑफ सेलेनोक्साइड, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है जो आपको मैंने अभी सिखाया, एज इट इज यही है, बस आप सल्फर की जगह क्या लगा दो, सेलेनियम लगा दो। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर मैं डरा देता हूँ Se, यहाँ पर O-, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर pH। अब देखो हीटिंग कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास ये पोजीशन क्या है 0, ये पोजीशन क्या है अल्फा, ये पोजीशन क्या है बीटा और ये भी बीटा। देखो बीटा पे भी इसी के प्लेन में H है, लेकिन ये हिंडर्ड है तो इसलिए इसको तो छुएगा नहीं, लेकिन ये इसको तो बिना छुए मानेगा भी नहीं। तो ये O- क्या करेगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट यहाँ पर भी मिल जाएगा। बाकी आपने इस ग्रुप को एज इट इज ऐसे ही रखा। तो ये वाले केसेस थे आपके पास पायरोलिसिस ऑफ सल्फोक्साइड्स एंड सेलेनोक्साइड्स। ये हमारे पास ओवरऑल एप्लीकेशन था EI रिएक्शंस का, कहां पर देखने को मिलते हैं और किस तरह से इनका मैग्नेटिक पार्ट चलता है। अब एक लास्ट एग्जांपल है जो कि बहुत ही प्यारा एग्जांपल है और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग उस एग्जांपल को जरूर करोगे। देखो बहुत ही देखने में डरावना है, लेकिन जो चीज देखने में डरावनी होती है वो उतनी ही ज्यादा आसान होती है। इस बात को आप ध्यान से समझना। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है और यहां पर हम लोग ले देते हैं डराने के लिए। सबसे पहले मैं आपके सामने पर एसिड ले देता हूं, या फिर MCPB ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। फिर यहां पर मैं DCM, या फिर हम लोग क्या ले लेते हैं MCPB ले लेते हैं 1.5 इक्विवेलेंट, अच्छे से डरा देते हैं 1.5 इक्विवेलेंट MCPB। DCM क्या है, डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट का काम करेगा। और फिर हम क्या करते हैं RTP लिख देते हैं, 4 आवर्स लिख देते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर है जिसको 4 घंटे गर्म किया गया, मतलब हीटिंग की कंडीशन एक तरह समझ सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होने वाला है, तो देखो सबसे पहले इस वाले की वजह से यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, जरा ध्यान से देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर O, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या था AR, यहाँ पर R एज इट इज, यहाँ पर N और ये ऐसे है, और यहाँ पर आ जाएगा O- और यहाँ पर प्लस। सबसे पहले आपने क्या कर दिया, एन अमोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो ये वाली पोजीशन क्या है आपके पास 0, ये वाली अल्फा, यहाँ बीटा पे तो H है नहीं, अब यही बीटा है और इस बीटा पे देखो H भी इसके सेम प्लेन में है। क्लियर है, सिन फैशन होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। यहाँ से H जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा साइक्लिक मैनर में। तो आपके पास फाइनली जो आपके पास फॉर्म होगा, तो देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा AR, यहाँ पर आ जाएगा R और यहाँ पर डबल बॉन्ड। चला ध्यान से देखो कंपाउंड को, आपने कितने गजब कंपाउंड को बनाया है। ये कंपाउंड अपने आप में एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आपने एरोमेटिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा।
देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देखने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आपने पहले क्या कर दिया, इसको एन अमोनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, आपको कंडीशन पता ही थी, फिर आपने हीटिंग कंडीशन करवा के EI मैकेनिज्म लगा दिया। तो इसीलिए क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। ये हमारे पास पूरा जो लेक्चर था ये था हमारा EI से रिलेटेड। एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझी, और इंपॉर्टेंट बातों में आपको सबसे पहली बात जो याद रखनी है, कंसर्टेड मैकेनिज्म साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होकर जाती है। फिर जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है, इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट होता है, मतलब बीटा H लेस हिंड्रेड वाला एब्स्ट्रैक्ट होगा, और हीटिंग कंडीशन तो यहाँ पर होती है, एक तरीके का पहली साइक्लिक रिएक्शन कह सकते हैं हम लोग। जो आगे चल के हायर में पढ़ेंगे तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के एग्जांपल हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा एस्टर, जो नॉर्मल एस्टर्स होते हैं, फिर हमने पढ़ा ज़ैंथेट एस्टर्स, फिर हमने पढ़ा एन अमोनियम ऑक्साइड्स। इनके फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं क्वेश्चंस को रिएजेंट के साथ जोड़कर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अगर आपको नहीं पता कैसे बने हैं। फिर हम लोगों ने सल्फोक्साइड्स, सेलेनोक्साइड्स की बात की, और लास्ट में ये बहुत ही प्यारा बेहतरीन सा क्वेश्चन। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की सारी बातों को समराइज और कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।